हिंदी साहित्य से एम ए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, और आप फणीश्वर नाथ रेणु पर ये तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। हम फणीश्वर नाथ रेणु के जीवनचर्या को ठीक से समझ लेना उचित समझते हैं। इसी कड़ी में आप पिछले व्याख्यान में देख चुके हैं कि फारबिसगंज के औराही टोला किस तरह से चर्चित हो जाता है। आपकी रचना तीसरी कसम और मैला आंचल, और इसमें भी हम आज देखेंगे कि बट वृक्ष का किस तरह से महत्व है। आप विद्रोही स्वभाव के रहे, जेपी आंदोलन से जुड़े, लेखन 1944 से आरंभ हुआ और पहला उपन्यास 1954 में लिखा गया, जिससे आप अपने साहित्यिक जगत में उस ऊंचाई तक पहुँचे जिस तक प्रेमचंद पहुँचते हैं, और वो भी साधारण लोगों के चलते। उन्हीं साधारण लोगों में आपने राजनीतिक चेतना की जांच पड़ताल की और ये देखा कि भारतीय समाज में जो बीमारी की मूल जड़ है, जातिगत संस्कारों के अंतर विरोध किस तरह से घुसपैठ किए हुए हैं, उसको आप एक डॉक्टर की तरह पकड़ते हैं। आपने विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा ये सुना कि किस तरह से वो क्षेत्रीय वातावरण को बुनते हैं, आबद्ध करते हैं, और इनके पात्र समस्त कलुषता के बावजूद भी उत्साह बरकरार रखते हैं। आप वंचित मनुष्यता के पक्ष में खड़े हुए नजर आते हैं। हम यहाँ थे कि बंगाल से आप आते हैं और बिहार के पूर्णिया जिले में फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में पैदा होते हैं। औराही टोला इन्हीं के पूर्वजों का टोला कहलाता है, और औराही का मतलब आप समझ गए हैं कि और जो दूसरी जगह से आए हुए लोग हैं। आपके दादाजी का नाम जानकी मंडल, उनके बेटे हुए अमृत मंडल, और उनके बेटे हुए शिलानाथ। शिलानाथ बेहद जिज्ञासु प्रवृत्ति के और सादगी से रहने वाले थे, जो गांधी जी से पूरी तरह से प्रभावित थे। इसलिए गांधी जी के स्वाधीनता आंदोलन में आपने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और साहित्यिक गोष्ठियों से आप जुड़े रहे। आप साहित्य से किस कदर जुड़े हुए थे कि कृतिवास रामायण का पाठ प्रतिदिन किया करते थे, और कृतिवास रामायण यानी उस रामायण से आप उद्धरण दिया करते थे बातों बातों में ही। आपकी माताजी को स्वप्न आता है और उससे पता चलता है कि आपके पुत्र होने वाला है, और वो होनहार बच्चा न केवल 9 महीने में बल्कि 11 महीने में जन्म लेता है। बड़े बड़े बाल, हाथ में नाखून। कहा जाता है कि जब पैदा हुए तो जिस महिला ने इनको गोद में लिया, उसका साड़ी का पल्लू इनके हाथ में आ गया, वो कपड़ा फट जाता है। जन्म के बाद ऋणग्रस्त होते हैं, और उसी से दादी आपका नाम रिनवा रख देती है। फिर जब इनको बुखार आया, हम यहाँ तक आ चुके थे, अब समझिए कि जब बुखार आया फिर माताजी को स्वप्न आया। दोनों को ही बुखार में पीड़ित थे। माताजी यकायक स्वप्न में आती है, और फिर वह साधु एक बार फिर दिखाई देता है। साधु ने झपट करके इनके बेटे को छीन लिया और भागने लगा। ये माताजी उनके पीछे पीछे भाग रही है और ये कहती है कि मुझे मेरा बच्चा दो। तो साधु कहता है कि किसका बच्चा है? तो बोला ये मेरा बच्चा है। साधु महाराज कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारा बच्चा ये नहीं है। जब वो कह रही होती है कि मेरा बच्चा है और आप कह रहे हो कि मेरा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा मुझे दे दो, बोला कि तुम्हारा बच्चा नहीं है, इसको मैं तुमसे छीन लूँगा, इसे ख़त्म कर दूँगा। तो उसे बोध होता है और कहती है कि महाराज ये मेरा बच्चा नहीं है, ये आपका ही है। तो साधु कहते हैं कि ठीक है, फिर ये इस बच्चे को ठीक से देखभाल करना, पालन पोषण ठीक से करना, इस वादे के साथ मैं इसे तुम्हें वापस लौटाता हूँ। जैसा कि बताया गया कि आप का नाम रिनवा
किस तरह से ऋणग्रस्तता के कारण से लिखा गया। लेकिन पिताजी ने इनकी कुंडली बनाई और कुंडली भी लंबी चौड़ी बनी। जब ये बड़े हुए और कुंडली के बारे में पढ़ते रहे तो पढ़ते पढ़ते उस कुंडली पर हंसते थे। आपका साहित्यिक माहौल घर में मिला, ये आपको पता चल चुका है, क्योंकि शिलानाथ के यहाँ पत्र पत्रिकाएं आया करती थी। और भी बड़ी पाठशाला थी दादी, जो दादी आपको किस्से कहानियाँ सुनाया करती थी, लोकगीत को गा करके सुनाया करती थी, और किस तरह से आसपास का माहौल था उसके बारे में बताती कि पेड़ों पर जो पंछी गाया करते हैं, बोला करते हैं, वो उसमें एक नाम आता है कोहबर राड़ी, दुदुमा, उल्लू, बट बाबा और योगी साहब। आप देखिए, कोहबर राड़ी के बारे में दादी ने इनको सुनाया कि कोहबर राड़ी ऐसा पंछी है जो राड़ी यानी रांड से बना है, कि वो महिला जो अपने पति को खो देती है और रांड हो जाती है, जिससे वो प्रेम करती है, उसको जबरदस्ती प्रेम करने वाला उसके पति की गर्दन उतार देता है और भाग जाता है। वो भी उसकी याद में मर जाती है और एक पंछी बनती है, उसका नाम है कोहबर रानी। दूसरा पंछी जिसके बारे में बताया करती कि दुदुमा नाम का ये पंछी है, तो अक्सर वो पूछते हैं ये दुदुमा पंछी क्या होता है। तो पता चला कि दुदुमा ऐसा पंछी जिसके 2 मुंह होते हैं और ये किसी ने देखा नहीं। दादी कहती है मैंने भी देखा नहीं, बल्कि इसकी आवाज़ ही सुनाई देती है। इस तरह से उल्लू जिस बट वृक्ष पे बैठा करता था, वो बट वृक्ष इनके गांव के बाहर था, उसको ये बट बाबा बोलते थे। वो कहते हैं कि ये योगी सा दिखाई देता है। ये बट बाबा जो गांव वाले कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहले इस बट वृक्ष को प्रणाम करते हैं। आपने आगे चल करके इस बट बाबा नाम से ही कहानी लिखती है। और ये किस तरह से एक कहावत आती है, लच्चा मारलक बैग 1.5 पसेरी के एके टांग, कि एक मेंढक ऐसा जिसके टांग ही 1.5 पसेरी की थी, यानी 7.5 किलो की। इस तरह की कहानियों में जब आते हैं तो कहते हैं कि आप गप हाँक रहे हैं। बरगद आपकी कहानी में बट बाबा के नाम से आया। बरगद पर दादी ने बहुत कुछ बताया, उस पर किस तरह से पंछी डेरा डालते हैं। पंछियों की आवाज़ को लेकर के आप कई तरह से बात कहती है। काग महोत्सव, जब काग बोलते हैं तो लगता है जैसे कागों का महोत्सव हो रहा हो। और कुछ पंछी ऐसे बोलते हैं एह 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 एह। दादी जी इनको पंछियों की आवाज़ में गा करके भी सुनाती। बट बाबा के नीचे अगर कोई दुल्हन आ रही है तो बट बाबा यानी बट वृक्ष के नीचे उसकी डोली उतारी जाती है और बच्चे यूँ गाते हैं, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। आसपास जो बच्चे खड़े होते दुल्हनिया को वहाँ डोली उतरती देख करके गा उठते, लाली लाली रे डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। आपका गांव के बाहर एक पोखर था जिसको रानी पोखर कहा जाता है। यह भी आपकी कहानी और उपन्यास में जगह पाता है। धनखेत नामक जगह जहाँ खजूरों के पेड़ थे, उसके पार बंजर जगह जहाँ घास का तिनका भी नहीं उगता, उस पर आपने परति परिकथा नाम से उपन्यास लिखा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेणु जिस जगह पर पैदा हुए, जिस गांव में पैदा हुए, वहाँ से वो पात्र उठाते हैं और इनका अमर रचना का नाम है मैला आंचल। मैला आंचल मैरीगंज गांव को केंद्र में रख करके लिखा गया है। उसकी राजनीतिक चेतना देखिए कि उसमें गांव में 3 जातियां प्रमुख रूप से रहती है, यादव और राजपूत। कायर